आप सभी का न्याय इतिहास चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा दीक्षांतरी शर्मा का आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि हमने वकील साहब से अपने लास्ट वीडियो में तलाक के ग्राउंड्स के बारे में बात की थी और उसमें हमने केवल अपने 2 ही ग्राउंड के बारे में बात कर पाए थे समय के अभाव के कारण। तो आगे के अभी जो बचे हुए ग्राउंड्स हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट में बताए गए हैं उसके बारे में हम वकील साहब से बात करेंगे। तो बताइए वकील साहब, और अन्य कौन कौन से ग्राउंड है जो तलाक, जिन ग्राउंड्स पर हम तलाक ले सकते हैं? देखिए, पिछली वार्तालाप में हमने जिन ग्राउंड्स के बारे में बताया था उनमें 2 ग्राउंड हमने बताए। एक तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट और जुडिशियल सेपरेशन। अगर ऐसी कोई डिग्री मिल जाती है और उसके बाद भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनते हैं 1 साल तक, यूपी में 2 साल है वो, तो फिर वो एक तलाक का आधार होता है दोनों पार्टियों के लिए। आज मैं एक ऐसे ग्राउंड के बारे में बात करना चाहूंगा जो अमूमन प्रयोग में नहीं आता और उसकी जानकारी सामान्य रूप से नहीं है लोगों को। पर्पस भी हमारा इस वार्तालाप का यही है कि उन विषयों पे बात करें जिसके बारे में कम जानकारी है। और वो ग्राउंड है मेंटेनेंस का। और मेंटेनेंस, जैसा कि आप जानती हैं और हमारे सभी दर्शक भी जानते हैं कि मेंटेनेंस महिला, एक विवाहित महिला अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है और वो 125 का, जिसको जनरल भाषा में 125 का मुकदमा कहा जाता है, भरण पोषण का, वो होता है। अगर कोई महिला अपने पति के विरुद्ध एक मुकदमा दायर करती है भरण पोषण के लिए, चाहे वो सीआरपीसी के सेक्शन में या अब बीएनएसएस के सेक्शन में, और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी एक है जो केवल हिंदू महिलाओं के लिए है, उसमें कोई भरण पोषण का मुकदमा दायर करती है और भरण पोषण का मुकदमा दायर करने के बाद न्यायालय महिला के पक्ष में भरण पोषण का आदेश दे देता है और उस आदेश को देने के पश्चात, चाहे वो महिला अलग रह रही हो, चाहे महिला वो साथ रह रही हो, अगर 1 वर्ष तक दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं तो ये महिला को अधिकार है। यह ध्यान रखने की बात दीक्षांत जी है कि ये अधिकार केवल महिला को ही प्राप्त है, ये अधिकार पुरुष को प्राप्त नहीं है। तो वो महिला अगर 1 वर्ष तक, जैसा मैंने बताया कि फिजिकल रिलेशन डेवलप नहीं होते हैं दोनों के बीच में, मेंटेनेंस मिलने मिलाने का नहीं है ये कि मेंटेनेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि 1 वर्ष तक अगर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं तो ये अधिकार केवल एक्सक्लूसिवली, अकेले केवल महिला को ही प्राप्त है। तो महिला उस ग्राउंड पर डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है और न्यायालय को उसे तलाक देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है, इसमें डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट का। आपको सिर्फ इतना साबित करना है कि साहब मेंटेनेंस की हमने केस फाइल करा, मेंटेनेंस का केस फाइल करने के बाद 1 साल हो गए, उसकी डिग्री मिल गई, डिग्री मिलने के बाद 1 साल हो गया, 1 साल में भी हमारे पति पत्नी के संबंध स्थापित नहीं हुए, लिहाजा मुझे तलाक दो, तो अदालत को तलाक देना ही पड़ेगा, जल्दी तलाक हो जाएगा। ये एक आधार केवल महिला को प्राप्त है। तो मेंटेनेंस तो महिला अलग रह के ही ले रही है ना। अगर ऐसे केस में है कि मेंटेनेंस अलग रह के ले रही है, उसका मतलब मोटिव ही तलाक की डिग्री लेना है। नहीं, तो इस केस में क्या नहीं, मेंटेनेंस दोनों तरह से होता है। मेंटेनेंस एक पति पत्नी एक छत के नीचे रह रहे हैं, नहीं, उस केस में तो होगा मेंटेनेंस। हाँ। लेकिन अगर तलाक की डिग्री लेनी है, किसी को इंटेंशनली लेनी है तलाक की डिग्री और मेंटेनेंस बन गया है हाँ, तो फिर वहाँ फिजिकल इंटीमेट का कहाँ? नहीं, हो जाता है ना भाई, मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस तो कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, तलाक उनका रह रहे हैं अलग अलग, लेकिन ऐसा लगा कि चलो भाई एक साथ रह लेते हैं, तो जब एक साथ रहने लगे, मेंटेनेंस भी देता रहा पति, एक साथ भी रहना शुरू कर दिया, तो वो तलाक का ग्राउंड नहीं है। तलाक का ग्राउंड तभी है जब पति पत्नी में बीच कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं 1 वर्ष तक, वही तलाक का आधार है। तो ये बताइए कि जैसे मेंटेनेंस ले रहे हैं तो क्या तलाक के बाद मेंटेनेंस बंद हो जाएगा? नहीं होगा, मेंटेनेंस चलता रहेगा। इसका मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं है, मेंटेनेंस देने ना देने से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये कहता है कि अगर भरण पोषण की डिग्री मिल गई है और 1 वर्ष तक पति पत्नी के संबंध स्थापित नहीं होते हैं तो पत्नी को अधिकार है कि वो तलाक का मुकदमा ले आए।
और पति को कौन सा ग्राउंड है? देखो भाई, पति को अब जैसे फिर मैं कहूँगा महिलाओं को ही सारे ग्राउंड नहीं मिलते हैं, मतलब महिलाएं ही ज्यादा कानून का फायदा ले सकती हैं, तो पतियों को क्या कानून का? देखो, हमारा देश है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों के खिलाफ कानून है, पुरुषों को दूसरे दर्जे पे रखा जाता है महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों के मामले में। तो वो तो भाई, ये तो अब कानून है तो झेलना पड़ेगा जब तक कोई नया कानून संसद ना बना दे। लेकिन जो कानून है उसकी बात करें तो पुरुषों को जैसे महिलाओं को अधिकार प्राप्त हैं, कुछ अकेले केवल महिला को प्राप्त है कि वो ही तलाक का मुकदमा ला सकती है, ऐसा कोई अधिकार एकमात्र रूप से पुरुष को प्राप्त नहीं है। पुरुष को बाकी वो सब अधिकार प्राप्त है जो महिला को प्राप्त है। जिस आधार पर महिला तलाक ला सकती है, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे, 7 साल से गायब होने के ग्राउंड पे, या ऐसे ग्राउंड पे कि किसी ने शादी होने के बाद दूसरे के साथ, किसी और महिला के साथ या पुरुष के साथ किसी ने अपने रिलेशन डेवलप किए हैं, फिजिकल रिलेशन, तो उनके आधार पे तो वो सभी को प्राप्त है। बहुत सारे ग्राउंड है, तो हम वो चर्चा करते हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा और अधिकतर लोग देखते हैं हमारे पास आते, क्रूअल्टी का ही ग्राउंड होता है। क्रूअल्टी के अलावा जो ग्राउंड्स है उसके बारे में चर्चा होती नहीं है, और बदकिस्मती है इस देश की कि उन पे ना तो चर्चा होती है, ना उस आधार पर आते हैं, और या मैं ये कहूं कि इसकी जानकारी का अभाव है ज्यादातर। जैसे कि किसी ने संन्यास ले लिया, इसके बारे में भी कभी नहीं वो होता है। हाँ, वो देखिए, वो कोर्ट में मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन वो संन्यास वगैरह का बहुत कम होता है। जैसे महिलाओं को, जैसे हमने बताया, महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त है। महिलाओं को एक तो बता दिया, मेंटेनेंस का अधिकार केवल महिला ही ला सकती है, ठीक। या एक और ग्राउंड है जहां केवल महिला ही ला सकती है, उस पे वो है कि अगर शादी के बाद कोई पुरुष, कोई पति, मतलब पुरुष का मतलब पति से है यहाँ पे, कोई पति रेप के मामले में सजा हो गई, उसे सोडोमी के मामले में सजा हो गई, बेस्टिलिटी के मामले में सजा हो गई, बेस्टिलिटी मतलब पशुगमन, ऐसे अगर उस मामले में सजा हो गई तीनों को, तो वो फिर अधिकार महिला को है कि महिला उस आधार पर तलाक मांग ले। लेकिन पुरुष को अगर कहे कि भाई कोई महिला अगर ऐसा कर रही है तो केवल पुरुष को ही अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं है। वहां केवल एक अधिकार है दोनों को तलाक के आधार पे। वो क्या है कि अगर शादी के बाद कोई भी पति या पत्नी किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तो उनमें से कोई भी तलाक ला सकता है, बस इतना है। वहां ऐसा नहीं लिखा गया, जैसे एडल्ट्री का एक ग्राउंड हुआ करता था। एडल्ट्री अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, 497 आईपीसी का होता था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। वो एक जेंडर बायस कानून था, कितना बड़ा, इतना बड़ा जेंडर बायस कानून था। उस धारा थी कि 497 की धारा में अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस डेवलप कर लेती है, तो महिला को कोई सजा नहीं थी दीक्षांतरी जी। वो सजा उस पुरुष को थी जिसके साथ वो संपर्क में आई। तो और उस ग्राउंड पे उस पुरुष को सजा हुआ करती थी, महिला को नहीं होती थी। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस कानून का। अब तो सजा खत्म हो, लेकिन जब तक रही, वो अभी हाल फिलहाल 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म किया, उससे पहले तक तो वो था ही। तो वहां अब क्या हो गया कि भाई अगर कोई एडल्ट्री में है महिला या पुरुष, तो केवल तलाक का आधार में तलाक ले लो। तो ये कम से कम थोड़ा मुझे लगता है ठीक हुआ। या तो कानून होना चाहिए था ऐसा, पर इक्वालिटी हो गई, इक्वालिटी बना दी, कम से कम एक थोड़ा सही कर लिया, भाई चलो इसको सही कर लो। अदरवाइज होना ये चाहिए था, उस महिला को भी सजा मिलनी चाहिए थी, पुरुष को क्यों मिले भाई? महिला नैतिकता तोड़ रही है। सही बात है। महिला एक पत्नी है, वो नैतिकता तोड़ के जा रही है, तो महिला को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर पुरुष भी विवाहित है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अविवाहित पुरुष अगर किसी विवाहित महिला के संपर्क में आ गया तो उस अविवाहित पुरुष को क्यों सजा मिले? और अगर विवाहित हो पुरुष, विवाहित तो उसे मिलनी चाहिए। दोनों नैतिकता तोड़ी है, मिलनी चाहिए। लेकिन वो कानून ही चलिए अब खत्म हो गया। वो तो मैंने जेंडर बायस कानून की बात आई तो ऐसा बताया। तो एक तो ये आधार हो गए। चलिए, अच्छा है आपने ये हमें जानकारी दी। और इसके अलावा और अन्य कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं? जैसे मेंटल इलनेस के बारे में भी बात की जाती है कई बार, दिमागी हालत ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वो मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस की है। तो अगर कोई ऐसी है जिसको ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो परमानेंटली है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है माइंड का, इस तरह के मामले मेंटल डिसऑर्डर में आते हैं।
और उस आधार पर भी कोई पक्ष तलाक डाल सकता है। लेकिन मिर्गी के दौरे नहीं आते, बहुत पहले हुआ करता था, उसके बाद अमेंडमेंट आया, चूंकि मिर्गी का आम बीमारी हो गई तो उसको हटा दिया गया। बस पहले था मिर्गी का दौरा? जी पहले था, पहले कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे तलाक का ग्राउंड। ये एक है, एक डेजर्शन का एक ग्राउंड है। अगर एक पति या पत्नी में से कोई भी एक पक्ष दूसरे को छोड़ देता है और 2 साल तक वो अलग रह रहा है, डेजर्ट कर दिया है, उसने अधित्यचन जिसको हिंदी में कहते हैं, तो अगर उसको छोड़ दिया है तो वो जो पीड़ित पक्ष है उस पे ला सकता है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि मान लिया किसको छोड़ा है, हाँ ये देखना है। अगर मान लिया पति पत्नी को छोड़ गया और 2 साल, अगर पति ले आए 2 साल बाद कि साहब हम अलग रह रहे हैं, तो उसको नहीं, उसके लिए आधार नहीं है, वो पत्नी के लिए आधार है, यानी कि पीड़ित पक्ष के लिए वो आधार प्राप्त है। मतलब जिसने इंटेंशनली छोड़ा? जी बिल्कुल, उसका जिसने इंटेंशनली छोड़ा है तो उसके विरोधी पक्ष को, दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी उसके खिलाफ केस ला सकती है, तलाक का मुकदमा इस आधार पर ला सकती है। तलाक, और तलाक दायर करने से पहले 2 वर्ष होना चाहिए। तलाक का मुकदमा चलते हुए 2 वर्ष नहीं गिना जाएगा। कभी आपने ऐसा बहुत बार मैं देखता हूं कि लोग फाइल कर देते हैं, वकील एडवोकेट्स हमारे साथी लोग फाइल कर देते हैं मुकदमा कि 1 साल हो गया बीवी को छोड़े हुए, और क्रुअल्टी भी लिख देते हैं उसमें, और उस ग्राउंड पे ले आते हैं, और बाद में मेनली कहते हैं कि साहब अब तो 4 साल हो गए। तो वो नहीं है भाई, वो तलाक का मुकदमा जिस दिन दायर करो उस दिन तक 2 साल हो जाने चाहिए। जैसे नॉर्मली तो मतलब 1 साल का सेपरेशन होता है। हाँ? नहीं, वो तो उसके लिए है जो थेरापी में आता है, थेरापी के लिए आता है इसमें। तो एक हमारे पास ग्राउंड हो गया मेंटल डिसऑर्डर का, हमने बता दिया। दूसरा बता दिया डेजर्शन का। तीसरा क्रुअल्टी आम है, सब लोग जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रुअल्टी के लिए दोनों पक्ष डाल सकते हैं। क्रुअल्टी मैन टू मैन डिपेंड करती है, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करती है। अगला एक ग्राउंड होता है जहां कोई अपना साधु हो जाए, है ना, अब तो उसका जो दूसरा पक्ष है वो तलाक ला सकता है। एक हमारे पास आधार होता है किसी ने धर्म छोड़ दिया है, हिंदू है मुस्लिम बन गया है, क्रिश्चियन बन गया है, कोई और भी धर्म छोड़, हिंदू के अलावा कोई धर्म अपना लिया है, तो जो दूसरा पक्ष है उसको उस आधार पे तलाक लाने का अधिकार है, इस अधिकार पे ला सकता है। 7 साल से अगर कोई पक्ष गायब है और जिसके बारे में ये नहीं सुना गया कि वो जीवित है कि मृत्यु हो गई है उसकी, कहाँ है, कैसे रह रहा है, और उन लोगों को जिनको जानना चाहिए उसके बारे में वो भी नहीं जान पा रहे हैं, तो जो दूसरा एक पीड़ित पक्ष हो गया जिसको छोड़कर जो रह गया है वो उस ग्राउंड पे एक तलाक का मुकदमा ला सकता है। ये कुछ तलाक के आधार हैं। तो जैसे आपने बताया कि 7 साल तक जिसके बारे में ना सुना गया ना देखा गया, तो वो किससे तलाक का मुकदमा लाएगा? मतलब उस पर दूसरी पार्टी कैसे फिर साइन होगी, कैसे मतलब साइन माना जाएगा तलाक? देखिए, उस पे पति को ही पार्टी बनाना पड़ेगा। पक्षों की तलाक तो आपको पति से ही चाहिए, पति को पक्षकार बनाना पड़ेगा, और उसमें फॉर्मल पक्षकार, फॉर्मल जो पक्षकार है उसके पति के पिता माँ बनाए जा सकते हैं। उनसे कोई हम मांग नहीं रहे हैं, उनसे कोई आप तलाक तो ले नहीं सकते, लेकिन उनको पक्षकार इसलिए बनाना चाहिए मेरी राय में, जिससे कि उनको उनका भी पक्ष रखने का मौका मिल जाए। केवल 2 ही ऐसे केसेस होते हैं आधार, एक एडल्ट्री जैसा वो रह गया, एक एडल्ट्री भी एक आधार है। एडल्ट्री का मतलब पुरुष या स्त्री कोई भी एडल्ट्री में हो। एडल्ट्री के केस में देखो भाई, खास तौर से ध्यान रखो, जो तलाक के लिए जाएं कहीं भी किसी लॉयर के पास या खुद भी फाइल करें फैमिली कोर्ट में, तलाक के एडल्ट्री वाले ग्राउंड में जो एडल्टरर है उसको भी पक्षकार आवश्यक रूप से बनाए। सुप्रीम कोर्ट के इस पे जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट के अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, और ये कहा गया कि आप उनको फॉर्मल पार्टी, औपचारिक पक्षकार जरूर बनाएं, पत्नी या पति के साथ जिस पर भी आरोप लग रहा है, क्योंकि उस पक्ष को भी सुनना जिसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं, उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए अदालतों में। तो उनको बिल्कुल आवश्यक पक्षकार बनाना चाहिए, अदरवाइज आप एडल्ट्री के ग्राउंड में मुकदमा नहीं अपने पक्ष में करा पाएंगे अगर उनको पक्षकार नहीं बनाते। मैंने हाल फिलहाल अभी एक केस किया है, और उसी में एक ऐसे आजकल चूंकि मॉरलिटी समाज की गिर रही है, नैतिकता तो समाज की खत्म हो ही रही है, तो उस नैतिकता के पतन में एक महिला जो पत्नी थी, उसका किसी अपने गांव के लड़के के साथ अफेयर था,
और उसकी शादी हो गई, 1 साल शादी को हुआ, वो फिर भी उसके साथ अफेयर में रही। क्योंकि शादी से पहले के अफेयर पे तो आपको कोई तलाक नहीं मिलता भाई, वो अडल्ट्री नहीं है। लेकिन शादी के बाद भी अगर पत्नी या पति किसी ऐसे संबंधों में हैं जिनको नाजायज संबंध हम कहते हैं, उनमें है, तो वहां पे वो हमने मुकदमा दायर किया। उस लड़की को होटल में एक पकड़ा गया, पति और उसके घर वालों ने पकड़ा, बाकायदा उनकी एक वीडियो बनी, वीडियो बन के उनके मैसेजेस जो व्हाट्सएप चैटिंग को खंगालना शुरू किया, तो बड़ी वाहियात व्हाट्सएप मैसेज उस लड़के के साथ उस लड़की की थी। और उस ग्राउंड पे मैंने तलाक का मुकदमा दायर किया, और मुकदमा दायर किया और पक्षकार बनाया उस लड़के को। तो न्यायालय ने पूछा कि इनको पक्षकार कैसे बना लिया, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें न्यायालय को हर चीज बतानी है, न्यायालय को सब चीज पता हो ये आवश्यक नहीं है, कोर्ट सब जाना ये जरूरी नहीं है, कानून बताने का वकील का है। तो अदालत को बताया, जजमेंट दिया, तो मुतमईन हुआ और उसको पक्ष को नोटिस, दोनों पक्ष को नोटिस जारी किया, वो केस शुरू हो गया। तो एडल्ट्री के ग्राउंड में खासतौर से दोनों को बनाना है। तो ये तलाक के आधार हैं, और इन आधारों में सबसे जो मुझे एक आम आधार लगता है वो क्रूअल्टी है, और क्रूअल्टी को साबित करना सबसे मुश्किल है। बाकी आधार आप साबित, जो मैंने बताया आपकी समझ में भी आ गया होगा, उन आधारों को आप बहुत इजीली साबित कर सकते हो। एडल्ट्री का आरोप है तो आप सर्कमस्टांसेस से साबित कर सकते हो। क्रूअल्टी को आपको साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक घर की 4 दीवारी में हो रहा है, और घर की 4 दीवारी में जैसे पत्नी को साबित करना मुश्किल है क्रूअल्टी, ऐसे ही पति को साबित करना भी मुश्किल है क्रूअल्टी। तो क्रूअल्टी के ग्राउंड पे जो, क्रूरता के ग्राउंड पे जो आधार के ग्राउंड पर जो तलाक के पत्नियों को तो साबित करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आयदन देख ही रहे हैं आप, 498 आ रहा है। नहीं, वो 498A बिल्कुल अलग चीज है, वो तो क्रिमिनल एक्ट है। लेकिन जब एक सिविल प्रोसीडिंग्स में आप आते हैं, डिवोर्स को सिविल प्रोसीडिंग कहते हैं, उसमें बहुत मजबूती के साथ आपको साबित करना है क्रूअल्टी को। तो घर के अंदर की 4 दीवारी में जो क्रूरता हो रही है वो साबित बहुत होती है, लेकिन काफी समय लग जाता है, बहुत अच्छी एविडेंस चाहिए जो नहीं होती है। इसलिए क्रूरता के आधार पर जो तलाक के मुकदमे आते हैं वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनके लिए बहुत डिले हो जाता है, सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते बहुत ज्यादा। अच्छा, आजकल तो वैसे ही आजकल सुनने को मिल रहा है, देखा जा रहा है कि बेचारे हस्बैंड जो है ड्रम के डर से ही अपने आप तलाक दे दे रहे हैं। नहीं, वो तो भाई अब क्या करें, पिछले और कुछ देखा गया कि बच्चों को रख लिया एक हस्बैंड ने, अभी न्यूज में आ रहा था, और वाइफ को कह दिया भाई जा अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब क्या करें भाई, पति को अब देख रहे हैं, क्या बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे इस बात को रख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर गंभीरता से विचार करो तो कितना पतन हो रहा है समाज का। और एक लड़की जो अभी हुआ है शिलोंग में, उसको मार दिया अपने पति को, आरोप है, अब साबित होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक आरोप है, प्राइमा फेसी आरोप है कि उस लड़की ने अपने पति को मार दिया, हस्बैंड उसको हनीमून पर ले जाकर अपने पूर्व प्रेमी के साथ, और जिसके साथ वर्तमान में भी वो थी उसके साथ मार दिया। तो भाई क्या होगा इस पति का, बेचारा कभी ड्रम में कट के मर जाता है। मतलब ये समस्या देखिए, मतलब पति तो गया ही गया, बेचारे माँ का, पेरेंट्स का बच्चा चला गया। अब वो है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब इस तरह की शादियां ना जबरदस्ती कराई जाए? देखो, कम से कम इस तरीके की घटनाएं तो ना होगी। माँ बाप को हर एक को बताता हूँ, जिसको अपने लड़के या लड़की को जिंदा देखना है आज के समय में, जैसा माहौल चल पड़ा है, चाहे वो राजस्थानी घटना हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, कहीं की भी घटनाएं हो, अगर बच्चे या लड़के या लड़की को अपना जिंदा देखना है तो जबरदस्ती शादी ना करो। शादी, और इन लड़के लड़कियों से भी कहना चाहता हूं कि तुम शादी के बाद अपने पति या पत्नी को मारने की हिम्मत रखते हो, तो जिंदा रहते हुए जब तुम्हें शादी होनी है तो अपने माँ बाप से मना करने की हिम्मत क्यों नहीं करते हो? मना करने की हिम्मत करो। तुम शादी के बाद तो उसको मार दोगे, तुम शादी के बाद खाई में फेंक दोगे, शादी के बाद उसको ड्रम में काट के जमा दोगे, है ना, उसको कहीं और फेंक दोगे, मार दोगे, उतनी हिम्मत रखते हो। लेकिन शादी से पहले मना करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? और ये माँ बाप का भी फर्ज है कि शादी से पहले अपने बच्चों से जानकारी ले लो, और जबरदस्ती बिल्कुल ना करो। उनको कहो भैया जहां तुम्हें शादी करनी है कर लो, और भाई हम शादी कर देते हैं, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे बीच में आगे कोई तनाव होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे
आपस में लड़ाइयां होंगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम आपस में क्या करोगे जानो तुम। और ये अच्छी बात भी है, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि कोई लड़के और लड़की अगर अपना शादी करना चाहते हैं और माँ बाप को बता रहे हैं, तो एक तरह से माँ बाप की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। उनको बुराई नहीं दे सकता। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ बुराई से है, हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि परिवार चल जाए, लेकिन अगर टूट रहा है तो अपने अपने माँ बाप को कोई जिम्मेदारी, कोई बुराई नहीं दे सकता। ये है। तो भाई हिम्मत अगर मारने की रखते हो तो भाई उससे पहले बताने की तो हिम्मत रखो। सही बात है। और अगर बताने के बाद ही माँ बाप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अपने लड़के लड़की खो देंगे। ये माहौल बहुत खराब हो गया है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बहुत खराब हो गया है। रोज सुन रहे, अब उसका जवान रघुवंशी लड़का चला गया, राजा रघुवंशी चला गया, उसका जवान लड़का, उसकी माँ से पूछो जाके। और वो लड़की जिसने मारा वो जेल, उसका प्रेमी जेल और बाकी लड़के जेल। अब क्या करेगा, ऐसी क्या करेगी, ऐसी लाइफ क्या करेगी? मेरठ वाला जेल में पड़ा है, ये वाली जेल में चली जाएगी। जोधपुर का किस्सा हुआ, मध्य प्रदेश का हुआ, और तमाम जगहों का किस्से हो रहे हैं। लोगों को देख के मतलब समझ नहीं आता कि अल्टीमेटली बुरे काम का नतीजा बुरा ही होना है। हाँ। तब भी मतलब क्राइम कम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को। वो मैंने कहा ना, नैतिकता का पतन हो रहा है। नैतिकता का इस देश में पतन हो रहा है। तो वो नैतिकता के पतन की वजह से उसमें दोष किसका है? दोष शायद पेरेंट्स का है। हम ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, जो मेरे जमाने में संस्कार मिलते थे। शायद हम बच्चों को आगे बढ़ाने की। अच्छा, ये तो बात हुई कि जब ये नए बच्चों की शादी हमसे उनकी मर्जी से पूछ के करें। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी 10-10, 15-15 साल बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह कहीं चले जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों तक को छोड़कर कभी महिलाएं चली जाती है, कभी पुरुष चले जाते हैं। फिर उनका क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे? क्योंकि इसमें फिर ये है ना, इमोशंस कम होते जा रहे हैं लोगों में। नहीं, वो इमोशंस कम है। मैंने कहा ना, नैतिकता गिर रही है। सवाल, हमारे जमाने में एक नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था दीक्षांत्री जी, एक विषय होता था नैतिक शिक्षा, और हम उस नैतिक शिक्षा को पढ़ते थे। अब नैतिक शिक्षा नाम की चीज नहीं है। अब ना बुरा लग जाएगा बहुत सारे लोगों को, या मैं ऐसी भाषा बोलूं तो बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में कहूं तो, अब फिजिकल रिलेशन बनाना लड़के या लड़की के लिए एक एंजॉयमेंट का तरीका है। एंजॉयमेंट मानते हैं उसको, शादी किसी से भी कर लेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये नैतिकता जो पतन हो रही है। और वो ऊपर से भाई माननीय उच्चतम न्यायालय कि लिविंग में रहना शुरू कर दो। तो वो लिविंग वाली जो अवधारणा आ गई, वो वही तो है, किसी भी औरत के साथ रह लो, किसी भी आदमी के साथ रह लो। लिविंग है, क्या है ये? तो ठीक है, झेलेगा समाज, लेकिन एक दिन जब आएगा तो फिर उस समाज उसको फिर बदलेगा। ये तो रिवॉल्व होता रहता है। रिवॉल्व जब आएगा, दुखी हो जाएगा इस चीज से, तो कोई नई चीज आएगी। तो ठीक है भाई, संभालो अपने अपने घर को और सब ठीक रहो। और पर्पज तलाक का आधार बताने का था ये वीडियो, लेकिन एक नया विषय दीक्षांती जी ने उठा लिया, तो उस पर एक छोटी सी चर्चा हो गई है। ठीक है, चलिए, ठीक बात है, आपने अच्छी जानकारी दी और हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और आप लोग सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती रहे और दीक्षांती जी का भी हौसला बढ़ता रहे। ऐसे ऐसे नए नए विषय पे लेकर आती हैं। और आपको मैं आए दिन जैसे समस्याएं देखती हूँ समाज के अंदर, कोई भी समस्या मेरे सामने आती है तो मैं उसको आप लोगों के सामने कानून के द्वारा रखना ज्यादा अच्छा समझती हूँ, जिससे कि आप लोग उसकी मदद ले सकें। दीक्षांती जी का पर्पज है सिर्फ ये कि कानून की भाषा को आम भाषा में बताया जाए। हाँ, तो हम और आप लोगों को इसके बारे में कानून की मतलब जानकारी हो और आप लोग इसका फायदा उठा सकें।